नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन। मैं हूं दिनेश साहू और हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों, अभी तक हमने लास्ट क्लास में हमने 1833 का चार्टर एक्ट है ना और 1853 के चार्टर एक्ट की बात की थी। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों बात करें हम इस अधिनियम की, तो दोस्तों इस अधिनियम के आने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गलत नीतियां थीं, ठीक है वो, और एक दूसरा कारण था दोस्तों 1857 की क्रांति। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था है ना कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों हमने बात की थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको दो प्रकार के एकाधिकार प्राप्त थे। एक तो व्यापारिक एकाधिकार थे है ना, और एक प्रशासनिक या फिर राजनीतिक। ये दो प्रकार के एकाधिकार प्राप्त थे। तो 1833 तक दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था है ना। अब वह यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक इकाई के रूप में रह गए थे और यहाँ पर प्रशासन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम आया 1858 में, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक व राजनीतिक एकाधिकार थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इस एक्ट के द्वारा दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हो जाती है समाप्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको ब्रिटिश संसद व ब्रिटिश सरकार व क्राउन, ठीक है, ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका हम पहले कारण जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत अब जो भारत का गवर्नर जनरल शब्द हम यूज़ करते थे, तो वहाँ पे भारत का वायसराय है ना, ये शब्द सुनने को मिलेगा। और जो भारत के पहले वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसका दोस्तों पहला प्रावधान है, भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश महारानी को दे दिया। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, प्रशासन कर रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश संसद यहाँ पर रूल करेगी भारत में। इसके बाद दोस्तों इसे बोलेंगे दोस्तों लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ब्रिटेन में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। ठीक है, और 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। और जो भारत सचिव थे पहले वो थे लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, सबसे ऊपर दोस्तों क्राउन होता था है ना, उसके नीचे होती थी दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और उसके नीचे होता था भारत में हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा था। अब से दोस्तों इस एक्ट के बाद से यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके नीचे एक पद का सृजन किया गया, भारत सचिव पद। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों अब भारत सचिव। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे। ठीक है दोस्तों, और जो भारत सचिव पहले भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली पहले भारत सचिव थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये एक्ट बनाया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था वो इन्होंने ही किया था, लॉर्ड स्टैनली ने। ठीक है, तो दोस्तों जो ये लॉर्ड स्टैनली थे, ठीक है, ये जो ब्रिटेन संसद थी या फिर ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उसमें कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे और उन्हें भारत सचिव का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत सचिव थे जो, ठीक है, इनकी सहायता के लिए भारत में एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जो इनको सलाह देती थी। ठीक है, यह सलाहकारी परिषद थी दोस्तों। ठीक है, सलाहकारी परिषद। तो ये जो 15 सदस्यीय, ठीक है, एक परिषद थी, इनकी सलाहकारी परिषद थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैंने बताया सबसे ऊपर क्राउन होता था, फिर ब्रिटिश संसद होती थी, फिर भारत सचिव होते थे और वायसराय होते थे। दोस्तों ये भारत सचिव होते थे, ठीक है, ये ब्रिटेन में ही रहते थे, ये ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है, और वहाँ से कंट्रोल करते थे भारत को। तो दोस्तों वायसराय हैं जो, ठीक है, इसके नीचे आ जाएंगे कौन? वायसराय। तो दोस्तों जो वायसराय हैं वो इन्हें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और भारत सचिव है वो क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो वायसराय हैं,
ठीक है, ठीक है, जो भी ये काम करेंगे इनके अंडर में करेंगे, ठीक है, और इनकी जो भी आज्ञा होगी उनका ये पालन करेंगे वायसराय, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाना है। ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, उन्हें भारत का वायसराय कहा जाने लगा, और जो पहले वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव के अधीन आज्ञा मानने के लिए बाध्य, ठीक है दोस्तों। जो भारत के वायसराय होते थे, ठीक है, जो भारत सचिव होते थे उसके अंडर होते थे और उनकी आज्ञा मानने को बाध्य थे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है भारत में मुगलों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात की थी जब हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कि उस टाइम मुगलों को पेंशन में भेज दिया गया था, ठीक है, तब उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा अधिनियम, ठीक है दोस्तों। और चूँकि दोस्तों देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा भारत था, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस हुए, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी तक हमारे जो इंडिया था, ठीक है, इंडिया था, यहाँ पे कौन रूल कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन इसका रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया इस एक्ट के द्वारा, और अब आ गई ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई शासन करने के लिए। तो दोस्तों जो इंडियंस थे, ठीक है, इंडिया में जो इंडियंस थे, इसके अलावा जो यहाँ के राजा रजवाड़े हुआ करते थे, राजा वगैरह हुआ करते थे, जो यहाँ के ज़मींदार हुआ करते थे, या फिर और भी जो सैनिक वगैरह या फिर और भी जनता थी, उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी दोस्तों, ठीक है। कन्फ्यूज़न कैसी थी कि अभी तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है, समस्त गतिविधियाँ कर रही थी, लेकिन अब वो यहाँ से ब्रिटेन जा चुकी थी और अब जो ब्रिटेन की सरकार है वहाँ पर रूल करने वाली थी। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न ऐसा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे सैनिक हैं, ठीक है, जो सैनिक थे जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मन में ये शंका थी कि अब हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार आ गई है, ठीक है। राजा रजवाड़ों के मन में ये डाउट था कि हमारी जो ट्रीटी या फिर संधियाँ हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अब वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक है, ये बहुत सारे कुछ डाउट थे। तो दोस्तों इसी डाउट को दूर करने के लिए या फिर जनता की शंका को दूर करने के लिए इस अधिनियम की घोषणा के लिए, ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, इलाहाबाद में एक शाही दरबार लगाया गया। अब ये शाही दरबार क्या है दोस्तों? देखिए ये शाही दरबार ऐसा है कि इलाहाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है, इलाहाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसकी घोषणा किसने की दोस्तों? उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, किसके बिहाफ में? महारानी विक्टोरिया। उस टाइम दोस्तों जो क्राउन थी, ठीक है, ब्रिटेन की, वो थी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया तो भारत आई नहीं थी, ठीक है, तो उनकी जगह पर लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम की घोषणा की। क्यों दोस्तों घोषणा की? क्योंकि अब इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर रूल करने वाली थी या शासन करने वाली थी, ठीक है, और जो शंका थी भारतीयों के मन में उनको दूर करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे बोला गया या फिर शाही दरबार लगाया गया, ठीक है। तो दोस्तों उसमें राजाओं को, जमींदारों को, ठीक है, इन सबको, जो बड़े बड़े रसूखदार लोग थे उनको बुलाया गया, ठीक है, उनको एक्ट के बारे में चीज़ें समझाई गई। तो इसी कारण ये दरबार लगाया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लॉर्ड कैनिंग थे इनने कहा कि अब जो राज्य विलय नीति है या फिर व्यक्तिगत सिद्धांत है, ठीक है, अब से ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदू वगैरह यहाँ पे रहते हैं उनकी रीति रिवाजों से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, और बहुत सी बातें यहाँ पर कही गई, ठीक है। और जो सैनिक वगैरह हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे वह अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्य करेंगे, ठीक है। जो भारतीय हैं उन्हें काबिलियत के हिसाब से नौकरियाँ दी जाएंगी। तो ये तमाम बातें यहाँ पर की गई दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये जो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम, इससे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था, ठीक है, कि उस टाइम क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पर रूल कर रही थी, ठीक है, वो एक्ट को यहाँ पर पारित करती थी, लेकिन बनाती कौन थी? ब्रिटिश सरकार, है ना। लेकिन इस एक्ट के बाद से दोस्तों ये सारी कहानी ख़त्म कर दी गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी ख़त्म कर दी गई, ठीक है। और अब यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम रिवीजन कर लेते हैं
है ना, कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन में भारत सचिव का पद, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया, ठीक है। जो वहाँ की संसद हुआ करती थी, वहाँ के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। और जो ये एक्ट लाया था, ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था या फिर बनाया था। और जो ये पहले जो भारतीय सचिव थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। इसके अलावा इनकी सलाहकारी परिषद थी भारत में एक, ठीक है, 15 सदस्यीय। उसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो भारत सचिव के अधीन थे। इसके अलावा भारत में मुगलों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा एक्ट था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला एक्ट है इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861 का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख प्रावधान है उसमें सबसे पहला है कि वायसराय की परिषद में एक सदस्य बढ़ाया गया। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी तक चर्चा की है गवर्नर जनरल की परिषद या फिर गवर्नर की परिषद हुआ करती थी, ठीक है, उसमें समय समय में बढ़ोतरी व कमी देखने को मिली हमें, ठीक है। तो इसके द्वारा एक 5वां सदस्य जोड़ा गया, ठीक है, वायसराय की परिषद में, जो वित्त सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो उसमें दोस्तों हमें यदि देख लें तो 1773 का जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें 4 सदस्य थे, ठीक है, गवर्नर की परिषद में। उसके बाद 1784 में एक घटा दिया गया, 3 सदस्य हो गए, ठीक है। फिर 1833 में हमने देखा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक 4था सदस्य जोड़ा गया, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में, है ना, है ना। उसके बाद 1853 में उस 4थे सदस्य को स्थायित्व प्रदान कर दिया गया, ठीक है। ये लॉर्ड मैकाले थे जो 4th सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। तो ये समय समय पे ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों का आगमन, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो अंग्रेजों द्वारा विधि या कानून निर्माण किए जा रहे थे, ठीक है, उसमें भारतीयों की एंट्री नहीं थी, मतलब भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं था, पूरा काम ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारी थे वही कर रहे थे। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू भारतीयों की पहली बार एंट्री हुई और वायसराय ने अपनी परिषद में भारतीयों को शामिल किया, ठीक है, तथा वायसराय ने जो कानून बनाने की उनकी बॉडी थी उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था उस टाइम पे। वायसराय होता था, ठीक है, एक उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें 5 सदस्य होते थे, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एक होती थी कार्यकारी परिषद और एक हमने पढ़ा था एक विधायी परिषद होती थी, है ना। तो दोस्तों इसमें होते थे 6 से 12 सदस्य, 6 से लेकर 12 सदस्य तक होते थे, है ना। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो जो ये विधायी परिषद हुआ करती थी, ठीक है, इसमें पहली बार 3 भारतीयों की एंट्री हुई, ठीक है दोस्तों। और ये कौन कौन थे? एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराजा और एक थे दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो ये 3 भारतीयों की पहली बार, ठीक है, विधि निर्माण में एंट्री हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों मद्रास बॉम्बे प्रांतों में विधि निर्माण की शक्ति, है ना। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने बताया था मद्रास हुआ करता था यहाँ पे और यहाँ पे बॉम्बे हुआ करता था, ठीक है, और ये बंगाल हुआ करता था, ये बंगाल हुआ करता था। तीनों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनकी शक्तियों में कुछ कमी की गई थी, ठीक है, और इनकी शक्तियों को जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे दे दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसका मतलब ये था दोस्तों कि इनकी शक्तियों में कमी की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कमी की गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था तो दोस्तों 1833 में, ठीक है, जो इनकी थोड़ी बहुत शक्तियाँ बची थी, विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियाँ, ठीक है, तो उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, 1833 में, ठीक है। और अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, मतलब भारत के गवर्नर जनरल की शक्तियों में और इजाफा किया गया था, ठीक है। और ये जो गवर्नर हुआ करते थे इनकी शक्तियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो ये गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, इनको इनकी जो विधायी शक्तियाँ हुआ करती थी वो वापस से इन्हें लौटा दी जाएंगी, ठीक है। मतलब यदि देखें तो पहले हम जो इन एक्टों में देख रहे थे 1773 का और 1833 में, है ना, इसमें शक्ति का केंद्रीकरण हमें देखने को मिल रहा था, है ना, केंद्रीकरण,
क्योंकि शक्तियाँ एक जगह सिमट रही थी, है ना, एक जगह आ रही थी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा दोस्तों हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा, है ना। तो वापस से जो ये बॉम्बे और मद्रास, है ना, ये गवर्नर हुआ करते, इनको जो विधायी शक्तियाँ थी वापस से लौटा दी गई। तो मद्रास व बॉम्बे प्रांतों को विधि निर्माण शक्तियाँ प्राप्त, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो वायसराय को एक और शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है। अब वह प्रांतों में विधान परिषद का गठन कर सकता है। विधान परिषद मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अभी आप देखते हैं हमारे भारत में व्यवस्था चल रही है, ठीक है, स्टेट होते हैं और एक सेंट्रल होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट होते हैं। उसी प्रकार से वायसराय को ये शक्ति दी गई, ठीक है, कि वह विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है, और उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इसकी नियुक्ति भी कर सकता है। तो उस टाइम 3 जो विधान परिषद थी उनका गठन किया गया। एक थी बंगाल, ठीक है, इसका गठन किया गया 1862 में। फिर है उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो ये उत्तर पश्चिम प्रांत ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे की गई 1866 में, और एक पंजाब यहाँ पे की गई 1867 में। तो ये 3 विधान परिषदों का गठन किया गया वायसराय के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है वायसराय को अध्यादेश पारित करने की शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश से क्या मतलब है दोस्तों, अध्यादेश दोस्तों एक प्रकार का टेम्परेरी, ठीक है, कानून होता है, ठीक है, अस्थायी कानून होता है, जिसकी अवधि 6 माह होती है, ठीक है। ये अभी हम आर्टिकल 123 है जो हमारे भारतीय संविधान का, ठीक है, ये शक्ति राष्ट्रपति को भी हमें प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है ये शक्ति, है ना। तो हम पढ़ेंगे जब आगे राष्ट्रपति, तो उसमें पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों अध्यादेश एक टेम्परेरी कानून होता है, ठीक है, तो वो शक्ति इसको दी गई कि यदि वह चाहे तो इसकी जो परिषद हुआ करती थी, वायसराय की परिषद, है ना, उनकी सलाह के बिना भी कोई कानून पारित कर सकता है, लेकिन उसकी जो अवधि रहेगी वह 6 माह रहेगी, और वह एक अस्थायी कानून रहेगा। इसके बाद दोस्तों अपराधों पर नियंत्रण, चूँकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे थे, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए IPC, CRPC और CPC, ठीक है, ये 3 चीज़ें देखने को मिली हैं हमें, जो अभी हमारे भारत में वर्तमान में भी हैं, है ना। IPC मतलब इंडियन पिनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और CPC सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यदि दोस्तों आप देखें तो वायसराय की शक्तियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। तो दोस्तों आज हमने ये 2 एक्ट का अध्ययन किया है ना। तो आज दोस्तों हम एक पूरा क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। 1773 से लेके जो हमने आज 1861 तक का ये एक्ट पढ़ा है, यहाँ तक आज हम एक रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले चर्चा की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमने बात की थी, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो प्रावधान था दोस्तों, बंगाल का जो गवर्नर होता था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी, इसके अंतर्गत एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, तथा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जज थे एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य जज थे उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो भारतीय हुआ करते थे, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था, तो उसे रोकने के लिए जो भारतीय हुआ करते थे उनसे रिश्वत लेने, ठीक है, निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद दोस्तों कंपनियों को 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक व राजनीतिक एकाधिकार दिए गए। अब ये क्या होता है दोस्तों, हमने डिटेल में चर्चा की है। यदि आपने 1773 का वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा पहला, तो आप जाके पहले वो देखिए, है ना। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1784 के बारे में। तो दोस्तों हमने बात की थी उस टाइम जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स दी यंगर, ठीक है, तो उनके नाम पर यह एक्ट आया था, उन्होंने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें दोस्तों हमने पहली बार ड्यूअल सिस्टम या फिर द्वैत शासन देखने को मिला था, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम पहली बार देखने को मिला था, जिसमें 2 बॉडी बनाई थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। ये व्यापारिक मामले देखते थे, ठीक है, और ये राजनीतिक या फिर प्रशासनिक मामले देखते थे, ठीक है। इसमें दोस्तों
जो कंपनी के शेयरधारक होते थे वो होते थे, और इसमें 6 सदस्य होते थे, है ना, इसे क्राउन नॉमिनेट करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला देखा था दोस्तों कि इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, उसमें कमी की गई थी। जो पहले 1773 में 4 सदस्य हुआ करते थे, तो उसमें घटाकर 3 कर दिए गए, है ना दोस्तों। इसमें फिर अगला पॉइंट था कि कलकत्ता था, उसे राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और पहली बार दोस्तों भारत को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है, कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था, अगला एक्ट था दोस्तों इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 का, है ना दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें देखने को मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक व प्रशासनिक एकाधिकार थे उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक है, उनकी जो सैलरी होती थी वह भारतीय राजस्व से दी जाने लगी। और दोस्तों कंपनी को एक और अधिकार प्राप्त हुआ कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे, ठीक है, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो किसी अन्य कंपनी को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे सकती थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट था उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस टाइम जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे मिंटो प्रथम, ठीक है। और इसमें पहली बार दोस्तों जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें व्यापक मात्रा में उसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसमें कमी देखने को मिली, ठीक है। और अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चाय के साथ चाय का व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार, इन तीनों चीज़ों का एकाधिकार रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। बाकी जितने भी एकाधिकार थे वह समाप्त हो गए। अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट था कि जो चूँकि बड़ी मात्रा में दोस्तों कंपनियां भारत आ रही थी, ठीक है, तो उन्हें अधिकारियों की भी ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके लिए भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पहली बार शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बाद दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत हमने देखा था कि ईसाई जो मिशनरी हुआ करते थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, तो उनका बड़ी मात्रा में भारत में आगमन हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसे हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम मैंने बताया नहीं था, उस टाइम एक्चुअली दोस्तों 1833 का जब हमने एक्ट पढ़ा था, है ना, चार्टर एक्ट, इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, सेंट हेलेना। तो उस टाइम दोस्तों जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे आधिपत्य हो गया था सेंट हेलेना द्वीप में। तो इस कारण से इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1833 में आया था। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दोस्तों जो कंपनी के पास 3 व्यापारिक एकाधिकार बचे थे, ठीक है, चाय, चीन और अफीम का, ठीक है, उसे भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह ब्रिटिश सरकार की एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भारत में रह गई। इसके बाद दोस्तों अगला जो इसमें पॉइंट था कि जो भारत परिषद थी, ठीक है, भारत परिषद नहीं, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें वापस से सदस्य संख्या को 4 कर दिया गया, ठीक है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 3 कर दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसके जो गवर्नरों की थोड़ी बहुत विधायी शक्तियाँ बची हुई थी उन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हें वह शक्ति दे दी गई, इसलिए अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि संपूर्ण भारत में हमें बजट सिस्टम देखने को मिला था, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसे भारत परिषद कहा जाने लगा था। इसके बाद दोस्तों 1837 में जो फारसी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, तो अब से 1837 से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाने लगा। इसके बाद दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और 1843 में स्लेव सिस्टम या फिर दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। उसके अलावा दोस्तों फिर हमने 1853 का एक्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमें पहली बार संसदीय व्यवस्था देखने को मिली थी, ठीक है। और 2 परिषद हुआ करती थी, एक गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, ठीक है, और एक हुआ करती थी विधान परिषद, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य होते थे। तो पहली बार हमें संसदीय व्यवस्था देखने को मिली थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों ICS की लिखित परीक्षा स्टार्ट हो गई थी इस टाइम, ठीक है, और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का
दर्जा दे दिया गया था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों जो हमने आज अध्ययन किया है ना, वो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हमने आज पहला हमने डिस्कस किया 1858 का भारत शासन अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। तो इसमें हमने दोस्तों बात की कि अब जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें भारत का वायसराय कहा जाने लगेगा, और जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक हों, राजनीतिक हों, ठीक है, सभी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से कहानी हो जाती है समाप्त, है ना। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे हमें रूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन में एक भारत सचिव के नाम से पद का सृजन किया गया, ठीक है, और जो अब भारत में वायसराय हुआ करते थे वह भारत सचिव को रिपोर्ट करेंगे, और जो भारत सचिव थे हमारे पहले वो थे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, और इन्होंने ही इस अधिनियम को बनाया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि और इस एक्ट के द्वारा दोस्तों मुगलों की जो शक्ति थी उन्हें पूर्णतः, जो मुगल हुआ करते थे यहाँ पे, उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अभी तक जो मुगल हमारे यहाँ रह रहे थे वो पेंशन पर रह रहे थे, ठीक है, तो उन्हें भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों हमने अगला जो देखा एक्ट वो है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। तो इसके अंतर्गत दोस्तों वायसराय की जो परिषद थी, ठीक है, उसमें एक सदस्य को बढ़ाया गया, ठीक है, 5वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जो कि वित्त सदस्य था। फिर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें पहली बार भारतीयों का आगमन देखने को मिला, और 3 भारतीय विधायी परिषद में ऐड हुए, ठीक है दोस्तों, जो थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इसके अलावा दोस्तों मद्रास और बॉम्बे के प्रांत में के जो गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, उनको विधि निर्माण की शक्ति दी गई, ठीक है दोस्तों। मतलब इससे मतलब दोस्तों है कि शक्ति का फिर से विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण। देखिए दोस्तों मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और बंगाल, ये मुख्य 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है, ये तीनों में अपने गवर्नर हुआ करते थे। तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ये गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे के, पहली बार इनकी शक्तियों में कुछ कमी की गई, ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर था इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। इसलिए इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो पहली बार इनकी शक्तियों में कमी देखने को मिली थी, ठीक, कुछ शक्तियों में कमी हुई। इसके बाद दोस्तों आया 1833 का चार्टर एक्ट, है ना। तो इनके बाद जो थोड़ी बहुत विधायी शक्तियाँ या कानून बनाने की शक्ति बची थी उन्हें भी इन्हें ख़त्म कर दिया गया और पूरी शक्तियाँ यहाँ दे दी गई, ठीक है। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि भैया इसकी शक्तियाँ और बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन दोस्तों तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक जगह शक्ति सिमट रही है, पूरी शक्ति ये भारत के गवर्नर जनरल को दे दी, ठीक है, और इनके पास ख़त्म कर दी। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, वापस से इनको शक्तियाँ दे दी गई, विधायी शक्तियाँ, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है दोस्तों, कि शक्तियाँ इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई, ठीक है, तो शक्तियाँ ऐसे हो गई, ये शक्तियाँ बढ़ गई। तो केंद्रीकरण होता है जब एक जगह शक्तियाँ आ जाती हैं, और विकेंद्रीकरण जब और भी लोगों को शक्तियाँ दे दी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमने आगे देखा कि वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति दी गई और 3 विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल को में किया गया 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में किया गया 1866 में और पंजाब में किया गया 1867 में। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई, जो कि एक टेम्परेरी कानून होता है। इसके अलावा अपराधों पर नियंत्रण के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी को लागू किया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, हम यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं या फिर इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम तक बात कर ली है, ठीक है। ये हमारा 5वां लेक्चर था और डेली मेरे वीडियो आ रहे हैं ना, डेली बेसिस पे हमारे वीडियो आ रहे हैं और पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट हम यहाँ दोस्तों चर्चा कर रहे हैं और डेली रिवीजन करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से रिवीजन दोस्तों मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एक एक पॉइंट आपको रट जाएँ जुबान पे, है ना, आपको, ताकि खुद से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, डेली लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिवीजन करने की। यहाँ पे मैं डेली रिवीजन करा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको बिल्कुल रट जाएंगी, ठीक है, और समझा के एक एक चीज़ बता रहा हूँ।
तो दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपके और दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।